वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हिंदू भाइयों के लिए नमस्कार, मुस्लिम भाइयों के लिए सलाम वालेकुम और देश के लिए जय हिंद। आज के इस गहन चर्चा में जुड़ने वाले सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर हम भविष्य की बातें करते हैं, नई तकनीक और तेज होती दुनिया की चर्चा करते हैं, लेकिन आज हम सब समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाने वाले हैं। एकदम पीछे। हाँ, आज की हमारी इस चर्चा का विषय एक ऐसे दौर के बारे में है जो एक अजीब सी सादगी और सुकून से भरा हुआ था। हमारे पास आज एक बहुत ही दिलचस्प सामग्री है जो हमें सीधे 1980 के दशक के भारत में ले जाता है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। इस चर्चा का मिशन महज पुरानी यादों को ताज़ा करके मुस्कुराना नहीं है। असली सवाल ये है कि उस दौर में जब पैसे बहुत कम थे, मतलब आज की तरह हर हाथ में मोबाइल या इंटरनेट नहीं था, तब भी जिंदगी में इतनी खुशियां आखिर क्यों थी? ये सवाल बहुत ही सटीक है। क्या उस सादगी में कोई ऐसा रहस्य छिपा था जिसे आज का आधुनिक समाज भूल गया है? और इसी रहस्य की तह तक जाने के लिए हमारी आज की सामग्री में एक बहुत ही गहरी पंक्ति दी गई है। वो कहते हैं ना कि साधन कम थे पर समाधान बहुत ज्यादा थे। हाँ, मैंने भी वो लाइन पढ़ी। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि ये उस पूरे दशक का एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सच है। आज की इस चर्चा में हम सिर्फ पुरानी चीजों की कोई सूची नहीं बनाने वाले हैं। हम इसके पीछे के उस मनोविज्ञान को डिकोड करेंगे कि कैसे जब इंसान के पास संसाधन सीमित होते हैं तो उसकी रचनात्मकता किस तरह काम करती है। मतलब कमी ही रचनात्मकता लाती है। बिल्कुल, कमी दरअसल इंसान के दिमाग को सबसे ज्यादा सक्रिय करती है। साधन कम और समाधान ज्यादा। ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर हम उस समय के बच्चों के खिलौनों की बात करें तो क्या वो रचनात्मकता थी या महज मजबूरी? ये एक अच्छा नजरिया है सोचने का। के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वे बच्चों को दुकानों से महंगी गाड़ियां खरीद कर दे सके, तो बच्चों ने अपनी गाड़ियां खुद बनाना शुरू कर दी। लकड़ियों के टुकड़े लिए और जो चप्पलें घिसकर एकदम खराब हो चुकी होती थी, उन्हें गोल काटकर उनके पहिए बना लिए। हाँ, चप्पलों के पहिए। मतलब घिसी हुई चप्पलों से खेलना वाकई में कोई समाधान था? देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमें इसे आज के नजरिए से नहीं बल्कि बाल मनोविज्ञान के नजरिए से देखना होगा। कैसे? जब किसी बच्चे को एक चमकदार बैटरी से चलने वाली गाड़ी डिब्बे में पैक होकर मिल जाती है तो वो खिलौना बच्चे के लिए सब कुछ खुद करता है। हाँ, बच्चा तो बस उसे देखता है। सही कहा, बच्चा सिर्फ एक बटन दबाता है। लेकिन जब एक बच्चा एक पुरानी चप्पल को देखता है और उसमें एक गाड़ी के पहिए की कल्पना करता है तो उसका दिमाग एक इंजीनियर की तरह काम कर रहा होता है। अरे वाह! ये सिर्फ मजबूरी नहीं थी, ये एक प्रक्रिया थी। उस चप्पल को काटना, उसमें लकड़ी फंसाना और फिर उसे जमीन पर चलाना। इस पूरी प्रक्रिया में जो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट था वो आज के महंगे खिलौनों में मिलना मुश्किल है। ये सोचने वाली बात है। मतलब खिलौना खुद क्या है, इससे ज्यादा जरूरी ये था कि उसे बनाया कैसे गया है। इसी से जुड़ा एक और कमाल का उदाहरण उस सामग्री में है, वो चक्री। हाँ, ढक्कन वाली चक्री। कोल्ड ड्रिंक की कांच वाली बोतलों के जो लोहे के ढक्कन होते थे, बच्चे उन्हें फेंकते नहीं थे, उन्हें हथौड़े या पत्थर से पीट पीट के एकदम चपटा किया जाता था। हम चटका बना देते थे उसे। बिल्कुल। फिर उसमें कील से 2 छेद करके एक मजबूत धागा पिरोया जाता था। जब उस धागे को दोनों हाथों से खींचते थे तो वो ढक्कन इतनी तेजी से घूमता था कि उसकी आवाजें अलग होती थी। मोटर जैसी आवाज। हाँ, लेकिन सच कहूँ तो ये थोड़ा खतरनाक भी लगता है। उंगलियां कटने का डर रहता होगा ना? खतरनाक तो था, और यही तो इसका एक और पहलू है। आज के खिलौने पूरी तरह से सुरक्षित और स्टेराइल होते हैं, तो उसमें थोड़ी सी जोखिम लेने की आजादी भी शामिल होती थी। और जब वो चक्री सही से घूमती थी तो दिमाग में डोपामाइन का जो स्राव होता था वो असली मेहनत का नतीजा होता था। ये डिलेड ग्रेटिफिकेशन यानी देर से मिलने वाली खुशी का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। आज सब कुछ इंस्टेंट है, तब खुशी पाने के लिए पहले मेहनत करनी पड़ती थी। डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाली बात बिल्कुल सही बैठती है। उस समय घंटों तक सड़कों पर पुराने टायर या पहिए को डंडे से मार मार कर दौड़ाना एक बहुत ही आम खेल था। उसमें भी मेहनत थी, बहुत मेहनत। और मेलों से लाई जाने वाली उस कागज और लकड़ी वाली घिरनी का जिक्र भी है। वो घिरनी मुश्किल से 1 या 2 दिन चलती थी। हाँ, वो रंग बिरंगी होती थी। हाँ। फिर हवा से फट जाती थी या टूट जाती थी, लेकिन फिर भी हर बार मेले से वही खरीदी जाती थी। वो कागज की घिरनी हमें ये सिखाती थी कि हर चीज हमेशा के लिए नहीं होती। ये बहुत गहरी बात है। खुशी के वो पल छोटे हो सकते हैं, लेकिन उनका महत्व कम नहीं होता।
उसे मेले से घर तक हवा से बचाकर सुरक्षित लाना और फिर हवा के विपरीत दौड़कर उसे घुमाना अपने आप में एक पूरा अनुभव था। हाँ, उसे बचाना एक बड़ा टास्क था। आज जब कोई खिलौना टूटता है तो तुरंत नया आ जाता है, तब उस घिरनी के टूटने पर जो उदासी होती थी वो भी भावनाओं को समझने का एक हिस्सा थी। ये तो खिलौनों की बात हुई, लेकिन इस सामग्री में कुछ ऐसी चीजों का भी जिक्र है जो सीधा हमारी इंद्रियों, हमारे सेंसेस से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। जैसे इसमें पुरानी लाइफ बॉय साबुन की याद दिलाई गई है। वो लाल वाली। हाँ, आज भी लाइफ बॉय मिलता है, लेकिन सामग्री के मुताबिक बचपन में इस्तेमाल होने वाले उस चौकोर लाल रंग के साबुन की जो एक विशिष्ट और तेज खुशबू हुआ करती थी, वो आज के साबुनों में कहीं नहीं है। खुशबू का हमारी यादों से बहुत गहरा नाता होता है। सच में। हाँ? इंसान की याददाश्त का सबसे सीधा संबंध हमारी ऑल्फैक्टरी सेंस यानी सूंघने की क्षमता से होता है। जब भी कोई उस पुराने साबुन की महक के बारे में सोचता है तो दिमाग तुरंत दशकों पीछे उसी बाथरूम, उसी घर और उसी बचपन में चला जाता है। एक टाइम मशीन की तरह। एकदम, ये महक एक तरह का टाइम मशीन ही है। और स्वाद भी तो एक टाइम मशीन है। आज तो दुनिया भर के अलग अलग फ्लेवर वाले टूथपेस्ट मौजूद है, लेकिन उस समय डाबर लाल दंत मंजन का जो जलवा था वो अलग ही था। वो डिब्बे वाला मंजन। हाँ, सामग्री में एक बहुत ही मजेदार बात कही गई है कि जैसे ही उस लाल मंजन का इस्तेमाल होता था तो दांत साफ हो या ना हो, लेकिन मंजन करने वाले की उंगलियां और ब्रश दोनों एकदम लाल हो जाया करते थे। बिल्कुल। और ये छोटी छोटी बातें एक साझा संस्कृति का हिस्सा थीं। उस समय समाज में बहुत ज्यादा विकल्प नहीं थे। सबकी जिंदगी एक जैसी ही थी। पूरे मोहल्ले में या कहें पूरे देश में लोग सुबह उठकर लगभग एक ही जैसी चीजें कर रहे होते थे। वही लाल मंजन, वही खुशबू, ये जो कॉमन एक्सपीरियंस था, ये लोगों को अनजाने में ही एक दूसरे से जोड़ता था। साझा अनुभवों की बात करें तो खाने पीने का जिक्र आना भी लाजमी है। बिना उसके तो बचपन की यादें अधूरी हैं। उस दौर की सस्ती वाली वो रंग बिरंगी टॉफियां जिन्हें बच्चे मुट्ठी भरकर खरीदते थे, और वो खास आइसक्रीम जिसके बारे में सामग्री कहती है कि उसके सामने आज की महंगी आइसक्रीम भी फीकी लगती है। वो बर्फ वाली आइसक्रीम। जी, लेकिन सबसे मजेदार जिक्र तो दुकानों पर मिलने वाली उन छोटी छोटी चूर्ण की गोलियों का है। अरे हाँ, उन्हें खाते ही पूरा मुंह, जीभ और होंठ लाल हो जाते थे, और बच्चे स्कूल में एक दूसरे को अपना लाल मुंह दिखाकर चिढ़ाया करते थे। वो चूर्ण की गोलियां सिर्फ एक खाने की चीज नहीं थी, वो बच्चों की अपनी एक अलग इकोनॉमी थी। इकोनॉमी? वो कैसे? कुछ थोड़े से पैसों में बच्चे सामाजिक लेन देन सीख रहे थे। अपना मुंह लाल करके दूसरों को दिखाना असल में एक तरह का खेल था, एक शरारत थी। हाँ, वो स्टेटस सिंबल जैसा था। आज के दौर में जहां बच्चों के पास मनोरंजन के लिए स्क्रीन्स हैं, वहां उस समय ये छोटी सी गोली ही मनोरंजन का एक बड़ा साधन बन जाती थी। ये बातें सच में चेहरे पर मुस्कान ले आती हैं। लेकिन इस सामग्री में कुछ ऐसी चीजों का भी जिक्र है जो उस समय के घरों की व्यवस्था को दर्शाती हैं, जैसे कजरोटा। कजरोटा, हाँ, काजल बनाने वाला। एक खास तरह का लोहे या मिट्टी का बर्तन जिसे सरसों के तेल के दिए के ऊपर रखकर घर की नानी दादी खुद काजल बनाया करती थी। वो घर का बना काजल बहुत शुद्ध होता था। और घरों में गेहूं और धान को साल भर सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल होने वाले मिट्टी या धातु के बहुत बड़े बड़े बर्तन, जिन्हें कुठला या कोठी कहते थे। आज तो हम बाजार जाते हैं और पैकेट ले आते हैं। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो ये कजरोटा या अनाज रखने के बड़े बर्तन सिर्फ निर्जीव वस्तुएं नहीं थीं, ये आत्मनिर्भरता का प्रतीक थी। मतलब सेल्फ रिलायंस। हाँ, उस समय की जीवन शैली इस बात पर निर्भर थी कि घर की चीजें घर पर ही बनेंगी और साल भर के लिए सुरक्षित रखी जाएंगी। आज का युग इंस्टेंट डिलीवरी का युग है। 15 मिनट में सामान घर आ जाता है, कभी कभी तो 10 मिनट में। बिल्कुल। लेकिन उस दौर में काजल बनाने से लेकर अनाज सुखाने तक हर काम में एक समय लगता था। धैर्य उस जीवन शैली का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, जिसे आज हम कहीं पीछे छोड़ आए हैं। धैर्य की बात निकली है तो उस समय की तकनीक को कैसे भूल सकते हैं? तकनीक और धैर्य का तो समय चोली दामन का साथ था। वो तकनीक तो बिना धैर्य के चल ही नहीं सकती थी। सामग्री में मनोरंजन और टीवी के जो किस्से हैं वो इतने जीवंत हैं कि लगता है जैसे कल की ही बात हो। 80 और 90 के दशक में टीवी का मतलब था छत पर लगा हुआ एल्युमिनियम का वो बड़ा सा एंटीना। सबसे ऊंचाई पर लगा होता था। जैसी थोड़ी सी बारिश होती थी या तेज हवाएं चलती थी, वो एंटीना घूम जाता था। टीवी की स्क्रीन पर अचानक चींटियां जैसी झिलमिलाहट आ जाती थी। और फिर घर के किसी सदस्य का छत पर भागना। बिल्कुल, एक इंसान छत पे भागता था और एंटीना पकड़कर खड़ा हो जाता था। और नीचे से आवाजें आती थी। नीचे से कोई जोर से चिल्लाता था, आया।
और छत वाला उस एंटीने को थोड़ा थोड़ा घुमाता रहता था। मैं आपकी ये बात समझ रही हूँ कि इसमें एक साझा अनुभव था, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो क्या बार बार छत पर जाकर एंटीना घुमाना एक झुंझलाहट भरा काम नहीं था? बिल्कुल था। मतलब कोई अपनी पसंदीदा फिल्म का क्लाइमैक्स देख रहा है और अचानक सिग्नल चला जाए तो गुस्सा तो आएगा ही। गुस्सा बिल्कुल आता था। वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता था। लेकिन कमाल की बात यह है कि वो गुस्सा उस तकनीक पर होता था, एक दूसरे पे नहीं। अच्छा, दरअसल तकनीक में जो ये फ्रिक्शन या रुकावट थी, ये असल में एक सोशल ग्लू यानी लोगों को जोड़ने वाले गोंद की तरह काम करती थी। जब एंटीना खराब होता था तो छत पर खड़े इंसान और टीवी के सामने खड़े इंसान के बीच जो संवाद होता था वो एक तरह का टीम वर्क था। ये एक बहुत ही अलग नजरिया है। रुकावट ही लोगों को जोड़ती थी। बिल्कुल, आज हमारी तकनीक एकदम सीमलेस या बिना रुकावट वाली हो गई है। हाँ, कोई बफरिंग नहीं। हम एक ही कमरे में बैठकर अपने अपने फोन में अपने अपने ईयरफोन लगाकर कुछ देख रहे होते हैं। कोई रुकावट नहीं है, इसलिए किसी को दूसरे से बात करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। आधुनिक तकनीक ने रुकावटों को तो दूर कर दिया, लेकिन साथ ही उन मौकों को भी खत्म कर दिया जहां हम एक दूसरे से बात करने के लिए मजबूर होते थे। ये बात तो सोचने पर मजबूर कर देती है। और तकनीकी रुकावटों की बात करें तो घर की पार्टियों में इस्तेमाल होने वाली लालटेन का भी जिक्र है। गैस वाली लालटेन। उस लालटेन की रोशनी बहुत तेज होती थी, लेकिन सामग्री बताती है कि उसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसके अंदर का मेंटल यानी वो छोटी सी जाली अक्सर फूट जाया करती थी। उसे बहुत संभाल कर रखना पड़ता था। उसे बदलना भी घर के किसी खास सदस्य की ही जिम्मेदारी होती थी, जिससे उसमें महारत हासिल हो। महारत भी तो कौशल का एक हिस्सा थी। घर की रोजमर्रा की चीजों को सुधारना, उन्हें मेंटेन करना ये सिखाता था कि जब कुछ खराब हो जाए तो उसे तुरंत फेंका नहीं जाता, उसे ठीक किया जाता है। जैसे रिश्तों को। एकदम सही। ये मानसिकता सिर्फ लालटेन तक सीमित नहीं थी, ये रिश्तों और जीवन के हर पहलू पर लागू होती थी। रिश्ते और जीवन से याद आया, मनोरंजन का एक और बहुत ही खास साधन उस समय हुआ करता था, वो मल्टीपर्पज डिवाइस, जिसे 3-in-1 भी कहते थे। वो बड़ा सा बॉक्स। हाँ, ये एक ऐसा यंत्र था जो बिजली से चार्ज होता था। इसमें सामने एक ट्यूबलाइट लगी होती थी ताकि रात में रोशनी हो सके, और उसी के अंदर रेडियो और टेप रिकॉर्डर भी जुड़ा होता था। लोग गानों की कैसेट्स खरीद कर लाते थे। और उन कैसेट्स की अपनी एक अलग दुनिया थी। आज हमारे पास म्यूजिक ऐप्स पे करोड़ों गाने हैं। हम 10 सेकंड गाना सुनते हैं और अगर पसंद नहीं आता तो स्किप कर देते हैं। हाँ, तुरंत स्वाइप कर देते हैं। इसे पैराडॉक्स ऑफ चॉइस कहते हैं। जब विकल्प बहुत ज्यादा होते हैं तो संतुष्टि कम हो जाती है। लेकिन उस समय क्योंकि कैसेट को बार बार आगे पीछे करना मुश्किल था, लोग पूरा गाना सुनते थे। उनके पास सिर्फ 10 कैसेट होते थे, लेकिन उन्हें हर गाने के बोल याद होते थे। और सबसे बड़ी बात, जब वो टेप रिकॉर्डर बजता था तो पूरा परिवार वही गाना सुनता था। पसंद सबकी अलग हो सकती थी, किसी को गजल पसंद होगी तो किसी को पॉप म्यूजिक, लेकिन सुनना सबको एक ही पड़ता था। इससे तो एडजस्ट करना आता था। सही कहा। इससे सहनशीलता बढ़ती थी। आज हमारे पास हर सदस्य के लिए अलग स्क्रीन है। सामग्री में एक बहुत ही प्रासंगिक बात कही गई है कि उस समय लड़कियां अपना खाली समय अकेले बैठकर किसी का व्लॉग देखने या इंटरनेट खंगालने में नहीं बिताती थी। वो बाहर जाती थी। वे घर के बाहर मोहल्ले में एक साथ बैठती थी, बातें करती थी। डिजिटल स्क्रीन की इस कमी ने असल में इंसानी रिश्तों को पनपने का मौका दिया। और मनोरंजन के नाम पर दिवाली के उस खिलौने को कैसे भूल सकते हैं। सामग्री में उस बंदूक का जिक्र है जिसमें लाल रंग की टिकली वाली रील लगती थी। वो पेपर कैप्स वाली गन। बच्चे पूरा पूरा दिन मोहल्ले में चोर पुलिस खेला करते थे। वो आवाज, वो बारूद की हल्की सी महक। वो बंदूक बहुत ही साधारण सा खिलौना थी, लेकिन बच्चों की इमेजिनेशन या कल्पना शक्ति उस खेल को हॉलीवुड की किसी एक्शन फिल्म से भी बड़ा बना देती थी। दिमाग में पूरी फिल्म चल रही होती थी। कम ग्राफिक्स या कम तकनीक वाले खिलौने हमेशा दिमागी कसरत के लिए बेहतर होते हैं, क्योंकि दिमाग को बाकी की कहानी खुद गढ़नी पड़ती है। कल्पना शक्ति की बात हो रही है तो स्कूल और बचपन के दोस्तों की वो यादें बहुत ही सटीक बैठती हैं, जिनका जिक्र सामग्री के आखिरी हिस्से में है। बचपन की उस मासूमियत का जो चित्र खींचा गया है वो सच में दिल को छू लेने वाला है। बहुत ही प्यारी यादें हैं वो। सबसे पहला जिक्र है स्कूल जाने वाले बच्चों का, जो अपनी किताबों के पन्नों के बीच मोर का पंख बहुत ही संभाल कर रखते थे। विद्या के लिए। इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं था, बस एक मासूम सा विश्वास था कि किताबों में मोर पंख रखने से विद्या आती है। आज के इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के युग में ये बात बहुत अजीब लग सकती है। हाँ, आज तो हर चीज गूगल पर है। हाँ, आज कोई भी बच्चा गूगल करके पूछ सकता है कि मोर पंख से विद्या आती है या नहीं, लेकिन उस समय जानकारी का अभाव
एक तरह का वरदान था। वरदान कैसे? मैजिकल थिंकिंग या जादुई सोच बचपन का एक बहुत जरूरी हिस्सा होती है। उस मोरपंख को रोज देखना, ये सोचना कि वो बड़ा हो रहा है या बच्चे दे रहा है, वो एक बच्चे के लिए अपनी एक अलग रहस्यमयी दुनिया थी। और शरारतें भी कितनी अलग होती थीं। सामग्री में एक खास तरह के कांटेदार बीज का जिक्र है जो खेतों के आसपास मिलते थे और कपड़ों पर बुरी तरह चिपक जाते थे। वो चोर कांटे। बच्चे उन्हें मजे मजे में अपने दोस्तों के बालों में या स्वेटर पर चिपका देते थे। जिसके बालों में वो चिपक गया उसकी तो जान ही निकल जाती थी उसे निकालने में। ये प्रकृति के साथ सीधा जुड़ाव था। खेल खेल में ही सही, बच्चे बाहर की दुनिया, पेड़ पौधों और अपने आसपास की चीजों के संपर्क में रहते थे। उनका खेल बंद कमरों तक सीमित नहीं था। बाहर की दुनिया के साथ साथ कुछ खेल तो ऐसे थे जिनका सच में कोई मतलब नहीं था। अच्छा, जैसे वो टॉर्च वाली हरकत। हम सब ने कभी न कभी अंधेरे में टॉर्च जलाकर उसे अपने हाथ की हथेली के नीचे रखकर ऊपर से अपनी लाल नसों और खून को देखने की कोशिश की है। बिल्कुल की है। सामग्री भी यही कहती है कि इसका कोई मतलब नहीं था, कोई नतीजा नहीं निकलना था, लेकिन ऐसा करने में मजा बहुत आता था। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंसान का दिमाग स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु है। जब वो प्रकाश को त्वचा के आर पार होते हुए देखता है तो बिना इंटरनेट के, बिना किसी साइंस क्लास के, वो बच्चा उस छोटे से चमत्कार को महसूस कर रहा होता है। उसे बस वंडर फील होता है। उस पल में सिर्फ और सिर्फ आश्चर्य होता है। आज हम हर चीज का तुरंत जवाब ढूंढ लेते हैं, इसलिए आश्चर्य करने की क्षमता कम होती जा रही है। हाँ, जिसमें पानी भरा होता था और 2 बटन होते थे। उन बटनों को दबाकर छोटे छोटे छर्रों या प्लास्टिक के छल्लों को पानी के अंदर ही एक खंभे में डालना होता था। वो बहुत मुश्किल होता था। कभी कभी एक छल्ला तुरंत चला जाता था और कभी कभी घंटों लग जाते थे। आज के हाई ग्राफिक वाले वीडियो गेम्स में बच्चे 1 घंटे में कई लेवल्स पार कर लेते हैं, लेकिन उस पानी वाले गेम में एक छल्ले को सही जगह डालने पर जो खुशी मिलती थी वो बेजोड़ थी। एक अलग ही सुकून। बिना किसी डिजिटल रिवॉर्ड के, बिना स्क्रीन चमके, सिर्फ एक छोटे से छल्ले का अपनी जगह पर जाना सुकून देता था। ये खेल बच्चों को फोकस करना और छोटी छोटी असफलताओं से बिना निराश हुए फिर से कोशिश करना सिखाता था। इस पूरी चर्चा ने हमें 1980 के दशक की जिस दुनिया की सैर कराई है, उसे देखकर ये बात तो पूरी तरह साफ हो जाती है कि उस दौर की सबसे बड़ी खूबसूरती ये बिल्कुल नहीं थी कि तब चीजें सस्ती थीं या जीवन आसान था। जीवन तब भी मुश्किल था। लेकिन असल खूबसूरती इस बात में थी कि सीमित चीजों के बीच रहते हुए भी असीमित खुशियां ढूंढने का एक हुनर लोगों के पास था। एक घिसी हुई चप्पल, एक ढक्कन, एक मोरपंख या एक छोटी सी लाल चूर्ण की गोली ही दिन को बेहतरीन बनाने के लिए काफी थी। तो इस सब का मतलब क्या है? यही कि हमने बहुत कुछ खोया भी है। क्या हम महज पुरानी यादों में खो जाने के लिए ये सब बातें कर रहे हैं? नहीं, इस पूरी चर्चा से जो एक सबसे बड़ा विचार निकलकर सामने आता है वो हमारे आज और आने वाले कल के लिए है। वो कैसे? आज समाज ये कोशिश करता है कि नई पीढ़ी को हर सुख सुविधा मिल जाए, उन्हें कोई संघर्ष न करना पड़े, हर महंगा खिलौना उनके पास हो, दुनिया भर की जानकारी बस एक क्लिक पर हो। ये स्वाभाविक है कि हर कोई अपनों को बेहतरीन जीवन देना चाहता है। लेकिन क्या इसमें कोई नुकसान भी छिपा है? यही वो गहरा विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? क्या उस टूटी चप्पल से अपना पहिया बनाने का जो संघर्ष था बारिश में, उस एंटीना को ठीक करने के लिए जो भागदौड़ होती थी, या एक छल्ले को पानी में सही जगह डालने की जो जिद थी, कहीं हम वो छोटे छोटे संघर्ष पूरी तरह खत्म करके अनजाने में ही सही नई पीढ़ी से वो असली खुशी, वो गहरा संतोष और वो रचनात्मकता तो नहीं छीन रहे हैं? ये बहुत ही गहरी बात है। जब सब कुछ बना बनाया मिल जाता है तो शायद कुछ नया बनाने की चाहत ही मर जाती है। ये सच में एक बहुत ही विचारणीय सवाल है। क्या सब कुछ बहुत आसानी से और तुरंत मिल जाना ही आज की सबसे बड़ी चुनौती बन गया है? मेरा मानना है कि हाँ। इस सवाल का जवाब हम सभी को अपने अपने स्तर पर खोजना होगा। सुविधाओं का आनंद लेना गलत नहीं है, लेकिन कभी कभी जीवन में उस कमी का, उस संघर्ष का और उस सादगी का भी स्वागत होना चाहिए, जो असल में रचनात्मकता और असली खुशियों का रास्ता खोलती है। बिल्कुल, ये हम सभी के लिए एक बार रुककर सोचने वाली बात जरूर है। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने और पुरानी यादों के इस खूबसूरत लेकिन विश्लेषणात्मक सफर पर चलने के लिए सभी सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही कुछ दिलचस्प स्रोतों, उनके पीछे छिपे विज्ञान और शानदार जानकारियों के साथ वापसी होगी। तब तक के लिए इस तेज दौड़ती दुनिया में कभी कभी थोड़ा ठहर कर उन छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने की कोशिश जरूर करें। अगर आप सभी को हमारी कही हुई बात अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर ठोक के जना।